अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करते हैं पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और ये यूक्यू सबसे ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से मोस्ट सबका जो है ना प्रॉबेबली यही वाला आ जाता है हमेशा, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। तो इसमें सबसे पहले जो बात हमने डिस्कस की थी जब हमने क्लासिफिकेशन देखी थी कार्सिनोमास की, पेपिलरी, फॉलिकुलर, एनाप्लास्टिक और जो मेडुलरी था, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास मोस्ट कॉमन है और वो कैंसर जो है वो यही है, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। और 85% केसेस में जो ये होता है, ये किसी भी एज में हो सकता है और ज़्यादातर जो एजेस हैं 25 और 50 की, उसके दौरान ये होता है, ठीक है। और रेडिएशंस की वजह से जो लोग मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या जिधर जो रेडियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोजर जिन लोगों का ज़्यादा होता है, उनके अंदर ये पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा जो है वो डेवलप कर जाता है। और इसकी जेनेटिक्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है कि इसमें म्यूटेशंस जो है वो आती हैं। सबसे पहले तो सबसे ऊपर वाला था ना RET PTC में और BRAF में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जेनेटिक्स थी। आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। इसकी मॉर्फोलॉजी में आपने ग्रॉसली लिखना है कि आपको ये सॉलिटरी भी नज़र आ सकते हैं, मल्टीफोकल भी नज़र आ सकते हैं। एडिनोमास जस्ट आपके सॉलिटरी थे, ठीक है, लेकिन ये जो पेपिलरी कार्सिनोमा है, ये आपको सॉलिटरी भी मिल सकते हैं, मल्टीफोकल भी लेजेंस बनाई होती हैं इसने। सॉलिटरी मतलब कि सिर्फ एक अलग से हमारे पास एक जगह पे होगा, एक मतलब कॉमन मतलब एक छोटी सी लोकेशन में होगा, अकेला पड़ा हुआ। और मल्टीफोकल क्या होगा कि जगह जगह आपको लीजन्स नज़र आएंगी। फिर क्या होता है कि ये ट्यूमर्स आपके वेल सर्कमसाइज भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो इनकैप्सुलेटेड नज़र आ सकते हैं या ये आपको इल डिफाइंड भी नज़र आ सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि इल डिफाइंड होंगे, कम से कम क्या हो सकता है कि वेल डिफरेंशिएटेड इनकैप्सुलेटेड होंगे। फिर आप इनका कलर देखते हो, तो आपको ये कलर जब इनका देखते हो तो आपको ग्रे वाइट कलर के नज़र आते हैं, हार्ड नज़र आता है ट्यूमर, ठीक है। और आपको हार्ड क्यों नज़र आता है? जहाँ पे भी आपके किसी भी ट्यूमर के अंदर फाइब्रोसिस हुई होगी ना, जैसे आपने रीडल थायराइडाइटिस करा था, वो ट्यूमर तो नहीं था लेकिन इसमें फाइब्रोसिस थी, तो वो हार्ड हो गया था मैस। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखो ना, तो यहाँ पे भी आपको फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन नज़र आती है, जिसकी वजह से ये ट्यूमर जो है वो हार्ड हो जाता है और ये आपको सिस्टिक भी नज़र आ सकता है। तो ग्रॉसली आपने क्या क्या लिखना होता है? आपने ये लिखना होता है कि आपको सॉलिटरी या मल्टीफोकल लीजेंस मिलती हैं, वेल सर्कमसाइज्ड इनकैप्सुलेटेड इल डिफाइंड ट्यूमर मिलता है। कलर आप देखते हो तो ग्रे वाइट कलर का होता है, हार्ड कंसिस्टेंसी होती है इसकी, फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हुई होती है, और आपको जो है ये सिस्टिक भी नज़र आ सकता है, ठीक है। फिर आप इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखते हो। माइक्रोस्कोपिक में आपने जो है ना, इस पर याद रखना, इसके अंदर जो अंदर वो बने होते हैं ना पेपिल्ले, हमने पेपिल्ले पढ़े थे, ग्रेव्स डिजीज में भी बने हुए थे। तो यहाँ पे भी आपको ना ब्रांचिंग पेपिल्ले मिलते हैं और वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, सेल्स जो होते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं ग्राउंड ग्लास और ऑर्फन आई न्यूक्लियर, ठीक है। ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियर, ये कार्टून होते हैं जिसमें ये एनी आई जो है ये ऑर्फन होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि उसकी आइज़ ऐसी होती हैं जैसे आइज़ के अंदर बॉल्स नहीं होते, मतलब ऐसे आपको नज़र आते हैं। तो ये ना आपको आइज़ के अंदर उसके बॉल्स नहीं होते ना, ये जो लड़की होती है। इसी तरह ये जो आपको सेल्स नज़र आते हैं ना, इसमें आपको ना जो है न्यूक्लियस जो है वो इस तरह के होते हैं कि वो आपको बिल्कुल डिस्पर्स हो गए होते हैं, और क्रोमेटिन बिल्कुल मतलब जो क्रोमेटिन होता है ना न्यूक्लियस का, वो पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो गया होता है, फाइनली डिस्पर्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नज़र ही नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से ना वो पूरा सेल आपको ना खाली खाली नज़र आता है, जिसकी वजह से आप इसको ना ऑर्फन एनी आई न्यूक्लाई कहते हो या ग्राउंड ग्लास सेल्स कहते हो। फिर इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है सेमोमा बॉडीज़, ठीक है। सेमोमा बॉडीज़ बहुत से आपने एरियाज़ में देखा है जो आपको नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेनिंजियोमा में भी आपने देखा था सेमोमा बॉडीज़ बनी हुई थी। तो यहाँ पे भी आपको सेमोमा बॉडीज़ मिलती हैं, और ये होती क्या है कि जो है ना आपके पास कंसेंट्रेटली कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना डायग्नोस्टिक है आपके पेपिलरी कार्सिनोमा, मतलब अगर थायराइड का कोई और भी कार्सिनोमा हो तो उसमें जो है ऐसे मोमा बॉडीज़ आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे मिलेंगी। और उसके अलावा क्या होता है कि माइक्रोस्कोपी में हम देख रहे होते हैं कि ये जो है ना मतलब ये जो है ना इनका लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, ये ब्लड के थ्रू इतना नहीं करते स्प्रेड। अगर इन्होंने स्प्रेड करना होता है इस पेपिलरी कार्सिनोमा ने, तो ये लिम्फेटिक स्प्रेड करता है, ठीक है। सो इसकी ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, बहुत ईजी। इसमें आपने 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। एक ये कि आपको पेपिल्ले मिलते हैं जो कि ब्रांचिंग पेपिल्ले होते हैं। दूसरा आपको जो है इसमें ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियर सेल्स मिलते हैं, जिसमें जो न्यूक्लियस होते हैं उनके फाइनली डिस्पर्स क्रोमेटिन होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको सेमोमा बॉडीज़ मिलती हैं, और सेमोमा बॉडीज़ जो होती हैं उनका कैल्सिफाइड कोर होता है, ठीक है। जैसे आपको इस पिक्चर में जो है ना बहुत अच्छा क्लियरली नज़र आ रहा होगा, इस तरह से जो है ये ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियर मिलते हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल खाली खाली सेल्स हैं,
ना अंदर कोई ऐसे मतलब कोई आपको न्यूक्लियस से प्रोमिनेंट नहीं नज़र आ रहा है, डिस्पर्स सा क्रोमेटिन नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ये सेमोमा बॉडीज़ हैं और ये सेमोमा बॉडीज़ ना आपको दरमियान से बिल्कुल जो है ना ब्लू कलर की नज़र आती हैं, क्योंकि कैल्शियम होता है ना यहाँ पे, तो वो इसको बेसोफिलिक अपीयरेंस देता है। तो इस तरह से सेमोमा बॉडीज़ आपको जो है वो वर्ल्ड अपीयरेंस में नज़र आती हैं। उसके बाद ये डिफरेंशिएटिंग टेबल है, इसमें हम थोड़ा सा ना डिस्टिंग्विश कर लेते हैं अपने कार्सिनोमास को। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का हमने डिस्टिंग्विश में मतलब डिफरेंस देखना होता है कि वो हमने देख लिया है कि 80% पेपिलरी कार्सिनोमा, 20% फॉलिकुलर मेडुलरी, 5% एंड एनाप्लास्टिक 5%। फिर एज ऑनसेट हमने देखा कि पेपिलरी कार्सिनोमा जो होता है वो ऑल एजेस में होता है, फॉलिकुलर जो होता है वो मोस्टली ओल्ड एज में जाके होता है, मेडुलरी जो होता है वो भी ओल्ड एज में जाके होता है तकरीबन, और एनाप्लास्टिक भी ओल्ड एज में होता है। पेपिलरी जो होता है वो किसी भी एज में हो सकता है। उसके बाद हम फीमेल टू मेल रेशो देखते हैं, तो पेपिलरी कार्सिनोमा फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, सारे जो है वो फीमेल्स में कॉमन होते हैं अगर हम ओवरऑल देखें तो, ठीक है। लेकिन जो मेडुलरी कार्सिनोमा होता है ना वो इक्वल होता है, मतलब इक्वल इन सेक्सेस होता है, वो फीमेल्स और मेल्स में इक्वल होता है। फिर रेडिएशंस के साथ सबसे ज़्यादा जो रिलेशन होता है ना वो हमने देखा कि पेपिलरी कार्सिनोमा, कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से जो कार्सिनोमा होता है वो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है। फिर जेनेटिक ऑल्टरेशंस जो है उसका हमने डिफरेंस जो है वो लास्ट में हमने देख लिया था कि किस में कौन सी म्यूटेशन आती है। फिर सेल ऑफ ओरिजिन में जो है वो आता है कि आपने याद रखना है जो हमारे होते हैं ना थायराइड फॉलिकल्स, उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो कैल्सिटोनिन रिलीज़ कर रहे होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो है वो थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो जितने भी कार्सिनोमा है पेपिलरी, फॉलिकुलर, एनाप्लास्टिक, वो फॉलिकुलर मतलब इन नेचर होते हैं, वहाँ से कैंसर अराइज करता है। लेकिन मेडुलरी कार्सिनोमा जो होता है आपने याद रखना है कि पैराफॉलिकुलर सेल जो सी सेल्स होते हैं वहाँ से ये कैंसर अराइज करता है। ग्रॉस पिक्चर में अगर हम देखें तो जो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है वो हमें मल्टीफोकल या जो है सॉलिटरी भी मिल सकता है, बाकी फॉलिकुलर नोड्यूलर होता है, और मेडुलरी जो है ये मॉडरेट साइज़ का होता है। और एनाप्लास्टिक जो होता है इसके नाम से पता चल रहा है कि इसकी इन्वेसिव ग्रोथ होती है, इसमें एनाप्लेजिया ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है। फिर हम जो है वो देखते हैं इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, इन सब की डिफ्रेंशिएटिंग होती है कि हमने पेपिलरी कार्सिनोमा में देखा ना सेमोमा बॉडीज़ होती हैं और एनी आई न्यूक्लियर वाले न्यूक्लियस होते हैं, और फॉलिकुलर में क्या होता है कि ज़्यादा इन्वेजन होती है, वेस्कुलर और कैप्सुलर, ठीक है। और जो हमारे पास मेडुलरी कार्सिनोमा है इसमें हमारे पास जो है वो सॉलिड नेस्ट होते हैं, और जो है ना प्लास्टिक होता है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है अनडिफ्रेंशिएटेड स्पिंडल शेप जॉइंट सेल्स होंगे, ठीक है। ये अनडिफ्रेंशिएटेड ज़्यादा होगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। फिर रीजनल मेटास्टेसिस जो होती है वो सबसे मतलब सबके अंदर कॉमन होती है, लेकिन जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है उसमें मेटास्टेसिस इतनी कॉमन नहीं होती, ठीक है। फिर हमारे पास जो है डिस्टेंट मेटास्टेसिस की अगर हम बात करें तो उसमें फॉलिकुलर और एनाप्लास्टिक सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब थायराइड के अंदर अंदर अगर इर्द गिर्द वाले स्ट्रक्चर्स की बात की जाए रीजनल में, तो उसमें तो सारे कॉमन है, फॉलिकुलर कॉमन नहीं है। लेकिन डिस्टेंट की अगर बात की जाए कि बाकी ऑर्गन्स में, बाकी एरियाज़ में बॉडी के चले जाना, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो फॉलिकुलर है और एनाप्लास्टिक है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो बता रहे हैं कि जो हमारे पास है हम पेपिलरी कार्सिनोमा के क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसको जस्ट आपने रीड करना है कि ये नॉन फंक्शनल होते हैं मोस्टली, और जो है पेनलेस मैस जो है वो होता है नेक के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इसमें है कि इसके अंदर 10 ईयर सर्वाइवल रेट्स इसके जो होते हैं वो होते हैं अगर तो ये जो हैं इन एक्सेस ऑफ 95% मतलब कि इसका सर्वाइवल रेट मतलब सही होता है, मतलब लोग बच जाते हैं इसमें ना, और डेथ इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती। डायग्नोसिस हम इसकी उसी तरह करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद फॉलिकुलर कार्सिनोमा की बात करते हैं, तो इसमें हमने देखा कि ये 15% तक होता है, ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन होता है, और 40 to 60 एज के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। इसकी मॉर्फोलॉजी में जो एक चीज़ आपने याद रखनी है वो यही कि जो हमने फॉलिकुलर रेडिनोमा से इसको डिस्टिंग्विश किया था कि फॉलिकुलर रेडिनोमा जो होता है ना उसके अंदर कैप्सूल जो होता है वो इंटैक्ट होता है, और जो हमारे पास फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है उसमें कैप्सूल जो होता है उसकी इन्वेजन हो चुकी होती है, और कैप्सुलर और वेस्कुलर इन्वेजन कॉमन होती है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो फॉलिकुलर कार्सिनोमास जो होते हैं सॉलिटरी कोल्ड थायराइड नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। कोल्ड मींस के ये ज़्यादा क्या होंगे, मेलिग्नेंट ज़्यादा होते हैं, सॉलिटरी भी हैं, कोल्ड भी हैं, तो फिर ज़्यादा मेलिग्नेंट के चांसेस होते हैं ना। तो ये थायराइड हार्मोन इतने ज़्यादा रिलीज़ नहीं कर रहे होते हैं, और रेडियो एक्टिव आयोडीन जब हम इनको देते हैं तो वो इतनी ज़्यादा अपटेक नहीं करते, इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद ये है कि ये जो है ज़्यादातर हिमाटोजेनस स्प्रेड होता है इनका, और कहाँ पे होता है, लंग्स, बोन एंड लिवर। तो इस पर हमने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बाकियों से देखा भी था टेबल में कि इसकी जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस होती है फॉलिकुलर कार्सिनोमा की सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है।
तो ये ज़्यादातर आपने इसके नाम याद रखना है कि कहाँ पे इसकी मैनिफेस्ट मतलब कहाँ पे ये जो है वो स्प्रेड करता है, लंग्स में, बोन्स में और लिवर में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि वही कि इसकी जो रीजनल मेटास्टेसिस होती है वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती। इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं कि सर्जिकली हम एक्साइज कर देते हैं ट्यूमर को। और फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है पेपिलिडी कार्सिनोमा, बाकी को जस्ट आपने रीड करना है, एक मतलब ऐसा रीड करना है कि आपको कुछ रिटेन भी हो और इनके दरमियान में डिस्टिंग्विश करना आ सके कि सब कैंसर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो एनाप्लास्टिक जो कार्सिनोमा होता है उसका हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी लेस देन 5% होती है और इनके नाम से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगे, एनाप्लेजिया इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और मोर्टेलिटी रेट भी इनका सबसे ज़्यादा होता है एनाप्लास्टिक का को। तो ये जो है मतलब 2 महीने ही जो है ना सिर्फ ज़िंदा रहते हैं लोग, वरना इनकी डेथ हो जाती है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा वाले लोगों की, ठीक है। लेकिन ये होता है कि रेयर होता है ना, तो इस वजह से बस बच्चे ही होते हैं लोग। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ग्रॉसली हमें बल्कि मैसेज मिलते हैं और जो है ना रैपिडली ग्रो कर रहा होता है ट्यूमर, और कैप्सूल को उसने जल्दी से मतलब जो है वो इन्वेड कर लिया होता है। और माइक्रोस्कोपिक पिक्चर वही होगी कि एनाप्लास्टिक है तो हाईली एनाप्लास्टिक सेल्स होंगे, प्लियोमॉर्फिक सेल्स होंगे, स्पिंडल शेप्ड सेल्स होंगे, ठीक है। और इनके जो है हमारे पास मतलब इस तरह से ना पूरी तरह इनकी बुरी हालत हुई होगी, एक किस्म का कह सकते हैं कि एनाप्लेजिया की वजह से। और इनकी मेटास्टेसिस जो है वो भी ज़्यादा कॉमन होती है। मेडुलरी कार्सिनोमा की बात करें ना तो ये हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं और पैराफॉलिकुलर सेल्स जो सी सेल्स होते हैं वहाँ से ये मतलब राइज़ करते हैं, ये कैल्सिटोनिन रिलीज़ करते हैं क्योंकि ये सी सेल से ओरिजिनेट करते हैं। और ये उसकी वजह से क्योंकि ये मतलब ये हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं ना, तो ये जो है ना मतलब बाकी भी रिलीज़ कर रहे होते हैं, मतलब कि ये जो है सोमैटोस्टेटिन, सीरोटोनिन, वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड वो भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जस्ट ये बताया हुआ है कि स्पोरेडिक भी हो सकता है और फेमिलियल केसेस भी इसके हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो इसके केसेस होते हैं वो स्पोरेडिकली होते हैं और बाकी जो 30% केसेस होते हैं वो फेमिलियल होते हैं एंड एसोसिएटेड विद मेन सिंड्रोम होते हैं। मेन सिंड्रोम के बारे में हम अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें जो है इनका फिर से नाम आएगा, तो वी विल डिस्कस दैट देयर, ओके। सो नेक्स्ट इज़ द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमें क्या नज़र आएगा, सबसे पहले तो हम ग्रॉस देखेंगे। ग्रॉस में हमें ये सॉलिटरी नोड्यूल मिलेगा, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि ये सॉलिटरी नोड्यूल ना हो, ये मल्टीपल लेजन्स बना रहा हो, ठीक है। और यह है कि देखें आप खुद सोचें, एक थायराइड ग्लैंड है, उसके दोनों लोब्स के अंदर क्या हुआ है, मल्टीपल लीजन्स बन सकती हैं इसकी वजह से, या सॉलिटरी नोड्यूल बन सकता है। नेक्स्ट उन्होंने जो है बताया हुआ है कि मल्टी सेंट्रिसिटी इज़ द पर्टिकुलरली कॉमन इन द फेमिलियल केसेस, ठीक है। तो ये आपके पास जो है MCQ है कि इसके अंदर मल्टी सेंट्रिसिटी होती है, मीन्स दैट कि ये मल्टीपल फोकसेस बनाता है, ठीक है। हमने देखा ना इसके 2 केसेस होते हैं, स्पोरेडिक होता है और एक फेमिलियल केस होता है। अब जो फेमिलियल केसेस होते हैं ना, जो है फेमिलियल केसेस जो 30% केसेस में होते हैं, उनमें एक्चुअली जो है ये मल्टी सेंट्रिसिटी शो करता है ये वाला ट्यूमर, ठीक है। ये जो मेडुलरी कार्सिनोमा होता है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखते हैं ना, तो इसमें हमें क्या नज़र आता है, इसमें हमें पॉलीगोनल या स्पिंडल शेप सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या नज़र आती है कि एमोलॉइड डिपोजिट्स नज़र आते हैं। कहाँ से आते हैं वो, कैल्सिटोनिन मॉलिक्यूल्स की वजह से बनते हैं ये एमोलॉइड डिपोजिट्स, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, एडजेसेंट स्ट्रोमा के अंदर। जो हमारे सेल्स हैं ना ट्यूमर वाले, न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं, ठीक है। न्यूप्लास्टिक सेल्स कौन से हैं, कहाँ पे बने हुए हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स जो हैं उनसे बने हुए हैं ये ट्यूमर्स, ठीक है। अब वो कैल्सिटोनिन रिलीज़ करते जाते हैं, इतना ज़्यादा कैल्सिटोनिन हो जाता है कि वो डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे कैल्सिटोनिन की वजह से, और उन डिपॉजिट्स को हम नाम दे देते हैं एमालॉइड मॉलिक्यूल्स को। इतना मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है ये, बस यही है कि ट्यूमर्स ने कैल्सिटोनिन रिलीज़ किया, वो हद से ज़्यादा जब रिलीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे एमालॉइड डिपॉजिट्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी मॉर्फोलॉजी की वो यही है कि हमें मल्टी सेंट्रिक सी सेल हाइपरप्लेजिया नज़र आता है। मतलब ये देखें, हमारे जो थायराइड होता है ना उसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। फॉलिकुलर सेल्स जो T3 और T4 रिलीज़ कर रहे होते हैं, जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो हमारा कैल्सिटोनिन रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। पैराफॉलिकुलर सेल्स को हम सी सेल्स भी कहते हैं बिकॉज वो कैल्सिटोनिन रिलीज़ कर रहे होते हैं। अब उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे क्योंकि ट्यूमर बन गया हमारे उन सी सेल्स का, उन पैराफॉलिकुलर सेल्स का, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाता है ना सी सेल्स का। तो वो सी सेल्स को हाइपरप्लेजिया होता है, वो हमारे पास किस फॉर्म में आता है, मल्टी सेंट्रिक, ठीक है। जगह जगह उन्होंने जो है मतलब कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे हाइपरप्लेजिया नहीं है, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे होगी, लेकिन इस तरह मल्टी फोकल उन्होंने जो है हाइपरप्लेजिया किया होता है सी सेल्स ने, ठीक है। सो ये इसका डिस्टिंग्विशिंग जो है फ़ीचर होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है इसका। तो सिंपली यही है कि हमारे पास जो मॉर्फोलॉजी है उसमें इसके ग्रॉस में हमें जो है सॉलिटरी नोड्यूल भी मिल सकता है, मल्टी सेंट्रिक लीजेंस भी मिल सकती हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक
माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखते हैं तो इसमें हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो यही कि मल्टीसेंट्रिक सी सेल हाइपरप्लेजिया मिलता है, एमालॉइड डिपॉजिट्स मिलते हैं बिकॉज कैल्सिटोनिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, और हमारे पास जो सेल्स हम देखते हैं वो हमें पॉलीगोनल या स्पिंडल शेप्ड सेल्स मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि हमें नेक के अंदर जो है एक मैस सा फील होता है, क्योंकि ये हाइपरप्लेजिया हुआ है ना सी सेल्स का, उसकी वजह से हमें ऐसे लगता है जैसे नेक में कोई मैस है, ठीक है। और उसकी वजह से मैस की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली एसोफेगस पे वो कंप्रेस करेगा तो डिस्फेजिया होगा, अगर लेरिंग्स पे करेगा तो होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। इसके अलावा इसके दूसरे जो हमने पढ़े थे ना कि ये सिर्फ कैल्सिटोनिन रिलीज़ नहीं कर रहा होता, इसके अलावा ये क्योंकि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है तो ये हमारे सोमेटोस्टेटिन, सीरोटोनिन और वेजियो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड भी रिलीज़ कर रहा होता है। तो जब वो ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, उनकी वजह से जो मैनिफेस्टेशंस आती हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। लाइक वो बता रही हैं कि डायरिया जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे पास होता है इन पेशेंट्स में मेडुलरी कार्सिनोमा के, ठीक है। मेडुलरी कार्सिनोमा के एक पेशेंट है, उसको साथ में डायरिया भी हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? बिकॉज उसके ट्यूमर के अंदर से वेजियो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड भी निकल रहा है, ठीक है, और वो जीआईटी की मोटिलिटी को ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से जो है डायरिया हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थायराइड न्यूरोप्लाज्म्स।